चैनल सिविल इंजीनियर शर्मा जी। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर आपके पास टाइम है तो अभी वीडियो देख लो, नहीं तो ये बाद में वीडियो देखो क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होगा। आज मैं टोटल 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, जो मोस्टली बड़ी रेपुटेटेड कंपनीज़ होती हैं या बेस्ट कंपनीज़ हैं। एल&टी की बात करूँ, गैमन की, पटेल की, एफकॉन की, जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमने स्टूडेंट से लिए गए क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी नॉलेज देंगे। जिनको बेसिक पता है तो ये ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी काम आने वाले हैं क्वेश्चन। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये टोटल जो मैंने 150 क्वेश्चन बताए आपको, ये आपको कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ मिलेंगे, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंटरव्यू के क्वेश्चन या जॉब के लिंक्स यूट्यूब पे सिविल इंजीनियर का जो चैनल है वो यही है, सिविल इंजीनियर शर्मा जी, जहाँ पे आपको सब मिलेगा इसी चैनल पे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखो कि कभी भी नोटिफिकेशन आए आप उस पे तक वीडियो तक पहुंच सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ऐसे ही 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इवन मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि M25 कंक्रीट है, अगर वो M25 क्या चीज़ है। तो अगर हम इसे बताएं तो जो IS 456 कहता है 2000, वो कहता है जो M है वो है मिक्स, मतलब M हो गया मिक्स और 25 हो गया उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और वो कैसे डिनोट होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ गलत लिखा है, न्यूटन स्क्वायर मीटर लिखा है, वही हो गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक है, क्या किया जाता है, क्यूब बनाया जाता है 150 बाई 150 बाई 150 का। उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 28 दिन बाद। और 28 दिन बाद अगर वो क्यूब की स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तभी वो ग्रेड जो होगा वो ग्रेड M25 है और अच्छा कंक्रीट है वो। ये क्वेश्चन पहला पूछा गया था, इसको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि बट इज द मैक्सिमम अलाउेबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज्ड एज पर ESTM। जो ESTM कहता है अमेरिकन कोड जो, तो उसके द्वारा जो अलाउेबल फ्रेश कंक्रीट का कितने टेम्परेचर होना चाहिए, 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब 32 से 35 तक एक्सेप्टेबल होता है। अगर कोई भी कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, गर्मी में कर रहे हैं, तो उसका जब टेम्परेचर चेक करें जैसे वो बना तो उसका 32 डिग्री होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो उसका हाइड्रेशन सीमेंट का स्टार्ट हो गया, तो वो कंक्रीट जल्दी ही सेटिंग टाइम तक पहुंचने वाला है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम ए आर्किटेक्ट। अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपको अपना करियर एज ए आर्किटेक्ट करना है, तो आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, तो वो है जो डिज़ाइनिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइनिंग मॉडल्स के आपको मतलब इसमें क्या इमेजिनेशन और कंसेप्ट होना चाहिए। जो भी आप बनाओगे उसका इमेजिनेशन होनी चाहिए अच्छी। और जो कंप्यूटर का नॉलेज और जो आर्किटेक्ट के रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गए, ऑटोकैड हो गया, ई-टैब हो गया, स्टैड प्रो हो गया, रिविट हो गया, ये बेसिक नॉलेज इसका आपको होना ही होना चाहिए। बाकी डिज़ाइनिंग 3D मॉडल्स बनाना चाहिए, इंजीनियरिंग एबिलिटी होनी ही चाहिए। अगर एज ए सिविल इंजीनियरिंग का बीटेक करके भी आप इस फील्ड में घुस सकते हो, जहाँ आर्किटेक्ट का पूरा 4-5 साल का कोर्स करके इसमें जा सकते हो। बिजनेस एप्टीट्यूड होना चाहिए और लीगल नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए इसमें। अगली क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, व्हाट इज़ गंटिंग। गंटिंग क्या होता है, देखो क्या होता है, एक सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन बनाया जाता है, 1:3 का रेशो बनाया जाता है। 1 रेशो में सीमेंट होता है, 3 में हमारा सैंड होता है। उसको कंक्रीट, आपने शॉर्टक्रीट के बारे में सुना ही होगा, बस सेम प्रोसेस रहता है। उसको क्या करते हैं, हम शूट करते हैं कंक्रीट पे, जहाँ भी क्रैक है, जहाँ दीवार सॉइल पे कर रहे हैं, तो उसको शूट किया जाता है। किस प्रेशर से, 2 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट, मतलब एक सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का कोई क्यूब जैसा बना लो, उतने एरिया पे 2 से 3 kg का प्रेशर से उस पेस्ट को फेंका जाता है। और यहाँ लिखा भी है कि जहाँ रिपेयरिंग करनी हो कंक्रीट वाल्स की या डैमेज सरफेस हो, वहाँ पे ये कारीगर साबित होता है, क्योंकि अच्छे से उसमें बॉन्ड बन जाती है, वॉइड्स उसमें रहते नहीं है। तो एक अच्छा प्रोसेस होता है डैमेज सरफेस को रिपेयर करने का, उसे हम बोलते हैं गंटिंग। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगला 5वां क्वेश्चन है, फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मैसनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ विटामिन इज यूज्ड। कौन सी विटामिन यूज़ की जाती है। कोई भी अगर मैसनरी स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक आ गया, उसको फिलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक विटामिन करते हैं। वो ये है कि हीट के कारण जल्दी पिघलती नहीं है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन कम होता है उसमें, तो इसीलिए प्लास्टिक विटामिन को यूज़ किया जाता है। कहाँ, मैसनरी में क्रैक्स आ जाते हैं जब उसको फिलअप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
देखो पूछा गया बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स क्या है, ये तो सबको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या है। कोई भी बीम है, अगर उस पर कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स या मूवमेंट लगाते हैं तो वो बेंड होता है। अगर मैं बात करूँ एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर में हम चलो रिफिल ले लेते हैं। रिफिल के दोनों, कोई रिफिल होती है पेन की, उसको दोनों तरफ से बांध लिया, पकड़ लिया, और बीच में अगर हम जब उस पर दबाव फिंगर से दबाएंगे, लोड डालेंगे, तो वो बेंड होता है। तो एक एग्जांपल देख सकते हो, बेंडिंग मूवमेंट वही है। शेयर फोर्स क्या हो गया, कोई भी चीज़, अगर पेज ले लो आप, पेज को ऐसे दोनों तरफ से खींचो, उसको फाड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो तरफ से खींचना पड़ता है। तो वही चीज़ है, अगर हम दोनों तरफ से खींचेंगे डायगनली या वो साइड से ऐसे टूटता है, तो वही है शेयर फेलियर या शेयर फोर्स, वही हो गया। देखो लिखा क्या है, शेयर फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, वही चीज़ होगी। इसको क्या प्रैक्टिकली हम अच्छे से समझा पाऊंगा मैं आपको। ऐसा करूंगा मैं, इस जो 150 क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनमें दो टॉपिक ऐसे हैं। एक तो जो प्री स्ट्रेसिंग रहता है पाइल वगैरह का या ब्रिज का, उनके मैं अलग टॉपिक लाऊंगा, बताऊंगा ज़रूर इसमें। वैसे ही शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का एक मैं प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा, थ्योरेटिकली एक लाऊंगा कि खुद पेन से ड्रॉ करवा करके आपको थोड़ा बता सकूं। ये टॉपिक हम फिर के लिए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एक्सटर्नल वॉल। देखो क्या होता है, कोई भी एक बिल्डिंग ले लो, मैं एग्जांपल इमेजिनेशन रखना अपनी स्ट्रॉन्ग। एक बिल्डिंग है, उसको बीच में से कट, मतलब 7 मालों की बिल्डिंग है वो। बीच से आपने देखा होगा बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती है, बीच से खाली होती है ऊपर से नीचे तक, और उस एरिया में साइड पे एक्सपोज्ड एरिया होता है कि नीचे हम जहाँ से देख सकते हैं। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें या कोई भी बिल्डिंग, तो एक्सपोज्ड मतलब कोई भी एक्सपोज्ड एरिया जहाँ बारिश पड़ सके, जहाँ वो ख़राब हो सके बाहर के एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से, तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोपिंग डालते हैं। तो वही है कि कोई भी एक्सपोज्ड एरिया, एक्सटर्नल वॉल, अगर हम रिटेनिंग वॉल ही ले लें, उसको पानी खराब नहीं करते, उसके ऊपर वाली लेयर नहीं हटाते, उसको बचाने के लिए हम क्या कहते हैं, कंक्रीट की एक लेयर डालते हैं, उसे हम कोपिंग बोलते हैं। वो डिपेंड करती है 4 इंच के, 5 इंच के, 100 mm के, 150 mm, वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। उसमें स्टील की ज़रूरत भी नहीं होती, बस एक लेयर बनाई जाती है जिससे वो बचा रहे। अगली बात करें अगर हम, नौवां क्वेश्चन जो है, ए वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग इज नोन एज। एक वॉल जो बनाई जाती है जो अर्थ फिलिंग को रोक सके, मतलब आपने रिटेनिंग वॉल तो सुनिए, जिनको पता है बेसिक रिटेनिंग वॉल क्या हो गया वो समझ गए होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं, कहीं से हम कुछ भी एक जगह बनाते हैं, खोदते हैं, तो लूज सॉइल हो जाती है, उसको सॉइल इरोजन गिरा सकती है या ऐसे भी गिर सकती है, तो उसको हम बचाने के लिए एक लेयर जैसे, एक मतलब दीवार चढ़ा देते हैं, उसे हम रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। रिटेनिंग वॉल हर जगह, मतलब अगर टैंक की बात करें या कहीं जगह भी रिटेनिंग वॉल यूज़ की जाती है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, वो है मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए। देखो कम से कम एक हफ्ता, 7 डेज आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है, ठीक है। लेकिन जिसमें अगर हम ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 7 दिन। अगर उसमें मिनरल्स या एडमिक्सचर्स डाले हुए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, 10 दिन उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है। और अगर मैं बात करूं, जो ओपीसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ ड्राई वेदर है, जहाँ हॉट वेदर है, तो वहाँ आपको क्या करना है, 10 दिन क्यूरिंग करनी करनी है मिनिमम। हाँ, ये मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आपको अगर उसमें एडमिक्सचर्स वगैरह या कुछ केमिकल डाले हैं, तो उसको आपको 14 दिन करनी करनी है। तो इसी के बीच एक मैं क्वेश्चन आपके लिए राइज करूंगा कि जैसे क्यूब होता है, उसको हम 28 दिन पानी में रखते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको 28 दिन क्यों नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ 10 और 14 दिन की ही क्यूरिंग क्यों दी जाती है। बाकी अगर बात करें, क्यूब को हम 28 दिन रखते हैं, फिर उसका 28 दिन बाद टेस्ट होता है। वैसे ही कंक्रीट को क्यूरिंग क्यों नहीं की जाती, उसमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पर आप कमेंट करना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, बाकी मैं बाद में इस पर जरूर वीडियो लाऊंगा, आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर सीव एनालिसिस एज पर ASTM C136। कि जो फाइन एग्रीगेट यूज़ किया जाता है एग्रीगेट सीव एनालिसिस में, तो उसका जो मिनिमम वेट कितना होता है, 300 ग्राम वो होता ही होता है। जो फाइन एग्रीगेट लास्ट में बचता है, उसका आपको 300 ग्राम होना ही होना चाहिए। अगला है, हाउ मेनी आवर शुड CBR सैंपल शुड बी सोक्ड। जो CBR टेस्ट आप सबको पता ही है किया जाता है, वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, ज़रूर ले आऊँगा CBR पे। उसका 96 आवर तक हम क्या करते हैं,
उसके सैंपल को पानी में डुबो के रखते हैं। ये मैं सब क्लियर कर सकता हूँ अभी, लेकिन ये वीडियो 1 घंटे की होने वाली है, नहीं तो ये 3 घंटे की पहुंच जाएगी अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा आपको गैस दे रहा हूँ, बाकी आपको 150 क्वेश्चन में से लगता है कि सर वो क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करो तो मैं वीडियो ले आऊँगा। अगला क्वेश्चन है 13th, व्हाट इज़ द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेरिंग कैपेसिटी क्या है? देखो बेरिंग कैपेसिटी है, कोई भी सॉइल है उसमें जो उसकी क्षमता है बेरिंग करने की, मतलब लोड उठाने की, उस कैपेसिटी को हम बेरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अगर की कोई सॉइल है उसकी 1000 kg/cm² क्षमता है, अगर उसमें 2000 kg/cm² लोड पड़ेगा तो वो फेल हो जाएगी, वहाँ से सेटलमेंट हो जाएगी। तो वही चीज़ है, हर सॉइल की अपनी बेरिंग कैपेसिटी होती है। कॉटन सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल की, कोई सी ब्लैस की, कोई भी सॉइल है उसकी अपनी बेरिंग कैपेसिटी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम इन कंक्रीट। तो कंक्रीट जो है उसमें हनीकॉम क्या होता है, जिसको हम गंजा भी बोलते हैं, जो पंजाबी लैंग्वेज में गंजा बोला जाता है, गंजा। तो वो क्या है, क्या होता है? देखो जो प्रॉपर वे से अगर आप वाइब्रेटर नहीं यूज़ करोगे, या सेग्रीगेट मटेरियल यूज़ करोगे, या जो एग्रीगेट का साइज़ एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, या एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, तो काफ़ी रीज़न हो सकते हैं हनीकॉम आने के। अगर हनीकॉम की बात करें, हनीकॉम हो गया कि आपको छोटे छोटे एग्रीगेट के फीस दिखेंगे, वहाँ छोटे छोटे वॉइड्स बने होंगे, मतलब प्रॉपर वे से वहाँ सैंड और सीमेंट नहीं पहुँचा होगा, उस एरिया में ऐसे खराब रफली एरिया दिख रहा होगा, उसे हम हनीकॉम बोलते हैं। बिच फील्ड टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटी चेक ऑफ सीमेंट। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि आप कैसे चेक कर सकते हो मतलब देख के कि सीमेंट अच्छा है नहीं। देखो इस पर अभी और क्वेश्चन आने वाले हैं नीचे सीमेंट पे, तो मैं वो बाकी नहीं बताऊंगा, यही बताऊंगा कि देखो सबसे पहले उसका कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो वो हम बता सकते हैं। पहले तो जो सीमेंट का कलर होना चाहिए वो ग्रेइश कलर होना चाहिए विद लाइट ग्रेनिश सीड, मतलब ग्रे कलर का दिखना चाहिए, बाकी थोड़ी ग्रे शेड उसकी होनी चाहिए। अगर आप 2 फिंगर में उसको लोगे तो वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई इम्प्योरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर हम बैग में हाथ डालेंगे तो हमेशा आपको वो कूल लगना चाहिए, गर्म लगा तो मतलब उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो मॉइस्चर वाले एरिया में था जहाँ उसको पानी लगा हुआ है, जहाँ 3 महीने से वो पुराना सीमेंट हो गया है, तो उसमें थोड़ी गर्माहट हो गया। नहीं तो अगर अच्छा सीमेंट होगा वो ठंडा होगा जैसे उसमें हाथ डालोगे। अगर बात करूँ अगला, तो क्या करना है, एक पिंच ऑफ सीमेंट लेना है, उसको आपको पानी में थ्रो करना है। अगर वो थोड़ी टाइम तक तैरा और फिर डूबा तो वो सीमेंट अच्छा है, और सीमेंट हमेशा आपको लम्प फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें पीसीस नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है। अगली बात करें, अगला 16वां क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सीमेंट। तो कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, तो बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में सबने सुना ही होगा, जिसमें 33, 43, 53 ग्रेड आता है। फिर वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, कर्लर पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब अभी देखो पहले तो थोड़ी सीमेंट आता था, लेकिन अभी हर स्ट्रक्चर के हिसाब से सीमेंट आ गया, हर कंडीशन के हिसाब से सीमेंट आ गया। देखो लो हीट वाला भी है, जहाँ गर्मी कम निकले, क्रैक्स कम पड़े, वहाँ लो हीट। जहाँ रैपिड हार्डनिंग चाहिए वहाँ रैपिड के लिए है। जहाँ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट चाहिए वहाँ, जहाँ सल्फेट को रेजिस्ट करना है वहाँ सल्फेट के लिए। मतलब हर किस्म के, ये तो मैंने थोड़े टाइप के बताए, काफ़ी मतलब 20-30 किस्म के सीमेंट अभी मार्केट में आ चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया क्या हो गया, बिल्टअप आपने कारपेट एरिया के बारे में सुना ही होगा। कारपेट एरिया क्या होता है, जहाँ आपका रूम है, जैसे जहाँ फ्लोर, मतलब यहाँ टाइल पड़ गई ना, वो आपका कारपेट एरिया में आ गया। तो बिल्टअप एरिया हो गया 10% उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। बिल्टअप में दीवार भी आ जाती है उसमें, उसमें आपका सब जो पिलर्स हो गए, डक्ट्स हो गए, वो सब उसमें आपके बिल्टअप एरिया में आ जाते हैं। सुपर बिल्टअप एरिया कौन सा हो गया, जिसमें आपकी लिफ्ट आ गई, स्टेयर्स आ गई, जिम आ गया, मतलब टोटल सुपर बिल्टअप एरिया में सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। बट इज सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो एंड हाउ इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो गया, वाटर वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, मतलब एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर हम कंक्रीट में वाटर और सीमेंट डालते हैं तो वो कंक्रीट अच्छा जोल बनता है, एक अच्छा मिक्स बनता है। अगर हम रेशियो के हिसाब से उसमें डालेंगे, अगर रेशियो है 0.45, 0.55, 0.50, ये कंक्रीट के हिसाब से होता है। कमेंट करना है, अगर आपको पूरी टोटल इस पे वीडियोस चाहिए प्रॉपरली एक्सप्लेन करी हुई है तो कमेंट करो, मैं ले आऊँगा वीडियो। लेकिन इधर मैं बता दूं कि ये रेशो होती है 0.45, 0.40, 0.55 या 50। अगर हम इस प्रोपोर्शन में उसमें डालेंगे तो वो कंक्रीट अच्छी स्ट्रेंथ होती है, उसकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, लेकिन वो वर्केबल कम हो जाता है, उसकी वर्केबिलिटी कम होती है, काम करने लायक कम हो जाता है। अगर हम रेशो बढ़ा देते हैं, पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं,
वो वर्केबल तो हो जाता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, वो कमज़ोर वीक सीमेंट हो जाता है कंक्रीट। बाकी अगली बात करें, बट इज़ हाइब्रिड फाउंडेशन। हाइब्रिड फाउंडेशन बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हाई राइज बिल्डिंग आजकल बन रही है मोस्टली उनमें यूज़ किया जा रहा है। हाइब्रिड फाउंडेशन क्या हो गया, जिसमें क्या होता है, देखो इट कंटेन बोथ सॉइल सपोर्टेड मैट एंड पाइल्स, मतलब उसमें पाइल भी किया जाता है। पाइल पता ही है, पाइल्स जो की जाती हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की, पाइल्स और मैट दोनों किए जाएं तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड फाउंडेशन। इवन बुर्ज खलीफा में हाइब्रिड फाउंडेशन है, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें हाइब्रिड फाउंडेशन की जाती है कि उससे चांसेस कम हो जाते हैं सेटलमेंट के। मतलब नीचे देखा आपने घर में क्रैक्स देखे होंगे तो वो काफ़ी क्रैक्स को क्या होते हैं, वो सेटलमेंट की वजह से होते हैं। तो इसी से क्या होता है, सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं अगर हम हाइब्रिड फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, छोटे मोटे स्ट्रक्चर में, छोटे मोटी कंस्ट्रक्शन में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगला है व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग प्रोसेस। अगर कंक्रीटिंग हो रही है उसका प्रॉपर प्रोसेस, देखो पहले जो इंटरव्यू क्वेश्चन आते थे वो काफ़ी स्लो क्वेश्चन थे पहले, मतलब लोगों को पता चल गया तो वो क्वेश्चन कुछ हाई राइज हो गया, अच्छे क्वेश्चन आ गया। तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन था जो हर इंटरव्यूअर पूछता है। तो इसमें से ही काफ़ी पुटअप भी होते हैं क्वेश्चन, मैं पुटअप करूंगा, आंसर आपको कमेंट में जाके देना है, ठीक है। तो स्टेप होती है, बैचिंग होती है पहले, उसमें क्या होता है, एक मेजरिंग जो बैचिंग प्लांट होता है जिसमें आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, पहले तो खुद जहाँ तो टीन से नाप नाप के डालते थे, आजकल छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है। लेकिन आजकल क्या हो गया, बैचिंग प्लांट है, कमांड दे दी, वो अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से कोस्ट एग्रीगेट भी डाल देगा, सैंड भी डाल देगा, वाटर भी डाल देगा और कंक्रीट बन के रेडी हो जाएगा। तो उसी में अगर आप चाहते हो कि सैंड वाटर कंक्रीट इसकी कैसे निकालते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के कितनी क्वांटिटी होगी, कमेंट करो, कुछ जरूर वीडियो आएगी उस पर। पहला बैचिंग हो गया, दूसरा मिक्सिंग, पहला मिक्स, फिर तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ कंक्रीट करना है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम मिक्सचर यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए राइज हो रहा है कि जो टीएम यूज़ किया जाता है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी आती है। अगर ऑप्शन दूँ मैं तो 5, 6, 7, 8 MQ, कितनी MQ, बाकी स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, बाकी बड़े ज़्यादा टीएम है जिसमें क्वांटिटी बढ़ती भी है कम भी होती है, स्टैंडर्ड कितनी आती है इंडिया में। और फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर आता है कॉम्पैक्शन, फिर कॉम्पैक्शन की जाती है, फिर की जाती है क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग की जाती है। ये प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है कंक्रीटिंग का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज़ फ्लैशिंग। फ्लैशिंग वही हो गया जैसे मैंने कॉपिंग बताया ना, वैसा ही कुछ है। अगर हम बात करें कि जो भी हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन होता है कंस्ट्रक्शन का, अगर हम चिमनी की बात करें जो छत पे रहती है, जहाँ चार दीवारी की बात करें, तो वो क्या होता है, वाटर पेनिट्रेट ना कर जाए बिल्डिंग के अंदर उस जॉइंट से या सील से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लैशिंग एक कवर ऐसा बना देते हैं, उसे हम फ्लैशिंग बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, बस्टिंग रीइंफोर्समेंट। जैसे मैंने बताया कि पाइल्स या पी स्ट्रेसिंग या जो मैंने बैंडिंग शीफोर्स, उस पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा, वही क्वेश्चन इधर राइज हो रहा है, बट इज़ बस्टिंग रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या होती है बस्टिंग रीइंफोर्समेंट, जब भी हम क्या करते हैं प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रेसिस, टेंसाइल स्ट्रेसिस बड़े ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, बस्टिंग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमें प्री स्ट्रेसिंग या पोस्ट स्ट्रेसिंग करना होता है। इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, आपको पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा या पिक दिखाऊंगा, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। बस इधर ये समझ लो कि जहाँ भी देखो टेंसाइल स्ट्रेसिस आर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन, द मैक्सिमम बस्टिंग स्ट्रेस ऑकर। देखो जब टेंसाइल स्ट्रेस बनती है तो जो बस्टिंग स्ट्रेस बनता है उसको काउंटर करने के लिए हम बस्टिंग रीइंफोर्समेंट उसमें डालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं पाइप से, जो बूम प्लेसर हम यूज़ करते हैं या ऐसे भी पंप से यूज़ करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन राइज हो रहा है आपके लिए, कमेंट करना, कि जब भी हम पंप करते हैं, मतलब कंक्रीट को पंप करते हैं, जो वो स्टेप पर और की कितनी क्वांटिटी होती है एक पंप को कंक्रीट करने की, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो अभी मैं बात करता हूँ मेजर प्रॉब्लम क्या आती है जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, किससे, पंपिंग से। तो एक चीज़ होती है, जब भी पंपिंग करते हैं काफ़ी टाइम तो माल फंस जाता है। मैं एक प्रैक्टिकली बात करूँ, काफ़ी टाइम पाइप में माल फंस जाता है, जो मटेरियल आता है वो सेग्रीगेट और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा उसमें होती है। क्योंकि होता क्या है, जो पाइप होती है कंक्रीट की और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, इसकी वजह से ये चीज़ें होती है। लोग इसको सही कैसे कर सकते हैं, वाटर की रेशो बढ़ा के कर देते हैं, उससे क्या होता है, वो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हो जाती है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर ग्रेडिंग का, जो ग्रेडिंग 60-40% हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट, 60 बड़ा हो गया या 40 छोटा, प्रॉपर ग्रेडिंग करनी है। दूसरा 10% आपने सीमेंट इसमें ज़्यादा डालना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाती है जो कंक्रीट वर्क में होती है पंपिंग के दौरान।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं साइट पे। तो हम बात करें, अगर जो भी कॉस्ट एस्टिमेट करना होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की। अगर प्री परचेज जो सिलेक्टेड मटेरियल है आपके लिए, कल के लिए क्या चाहिए, महीने के लिए क्या चाहिए, 7 दिन के लिए चाहिए, उसका प्री परचेज होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या चाहिए, सब ये किसकी, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिडिंग करनी है, कोई भी कोई एक्स्ट्रा आइटम है जहाँ एक्स्ट्रा टेंडर बन रहे हैं तो उसकी बिडिंग पे सिलेक्शन करना है वो उसकी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की है। एनालाइज करना है प्रपोजल को, कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएबल रखना, शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग, कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन का कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, सुपरविजन कंस्ट्रक्शन, हमारा टोटल वर्क जो साइट पे हो रहा है वो उसको कंस्ट्रक्शन मैनेजर को पता होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए और आगे का फ्यूचर का प्लानिंग उसके दिमाग में उसके साथ होनी चाहिए। वो वर्क रहता है किसका, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का। आगे बात करें व्हाट इज शेयर स्लम्प। शेयर स्लम्प क्या होता है? शेयर स्लम्प हो गया जिसमें डेफिशिएंसी हो कोइजन की, मतलब कोइजन लेस मटेरियल हो, जिसमें जो एग्रीगेट होता है उसमें सैंड सीमेंट कोई बॉन्ड नहीं हो, मतलब अलग अलग सब चीज़ पड़े। उससे क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी कम होती है कंक्रीट की, उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वो हो गया हमारा शेयर स्लम्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इज कंक्रीट वीक इन टेंशन। कंक्रीट टेंशन में क्यों वीक होता है? तो कोई भी अगर बात करें हम कॉलम की, तो कॉलम क्या है, हमारा कंप्रेशन मेंबर है। क्यों? ऊपर से उसको लोड पड़ेगा, अगर हम दबाव डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेयर करेंगे, लेकिन अगर हम कॉलम को खींचेंगे एक दूसरी तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो बीच में से टूट जाएगा। क्या रीज़न होता है कि जो कंक्रीट है टेंशन में वीक होता है? रीज़न ये है कि जब कंप्रेशन की बात आती है तो जो एग्रीगेट होता है, जो उसमें मटेरियल है, वो प्रॉपर से अपने एक बॉन्ड बना के स्ट्रेस को एक रिलीज कर देता है इधर उधर और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब बात आती है टेंशन की, जब उसे खींचती है, जो जो उसका ग्लू क्या है, सीमेंट, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट, तो वो लूज पड़ जाता है और जब हम उसे खींचते हैं वो वीक से टूट जाता है। इसलिए जो कंक्रीट होता है वो वीक होता है टेंशन में। व्हाट इज ग्राउटिंग। ग्राउटिंग क्या होता है? ग्राउटिंग होता है एक फ्लूइड फॉर्म में कंक्रीट होता है जिसको हम फिल करते हैं वॉइड्स में। कहीं भी क्रैक आ जाता है जहाँ हम प्री कास्ट, मतलब कुछ चीज़ें बना ली जाती हैं, उनको नई चीज़ों को जोड़ते हैं, तो वहाँ पे भी ग्राउटिंग का काम आता है। मतलब लिक्विड फॉर्म में एक सीमेंट का पेस्ट बोल लो, जहाँ एक कंक्रीट भी आता है, काफ़ी चीज़ें आती हैं लिक्विड फॉर्म में, उनको हम फिलअप करते हैं वॉइड्स में या क्रैक्स में, तो उसे हम ग्राउटिंग बोलते हैं। अगर हम बात करें रिकमेंडिंग स्लैम्प फॉर कंक्रीट, जो स्लम टेस्ट किया जाता है, स्लम वर्केबिलिटी चेक की जाती है, तो जो कितना होता है 75 से 125 mm तक अगर वो आए तो वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर उससे 125 से ज़्यादा हो गया वो मटेरियल अच्छा नहीं होगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी, वर्केबिलिटी नहीं होगी, तो वो यूज़ नहीं किया जाता है। अगली बात करें तो ग्रेनाइट जो होते हैं उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो उसकी बेरिंग कैपेसिटी होती है 30 से 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी बेरिंग कैपेसिटी होती है किसकी? ग्रेनाइट की। ये हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन है बट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टैंपिंग रॉड यूज इन क्यूब फिलिंग फॉर क्यूब टेस्ट। हम जो क्यूब टेस्ट करते हैं, जो उसमें रॉड यूज़ करते हैं, उसकी क्या होती है? अकॉर्डिंग कोड IS कोड 2386, 16 mm की राउंडेड एज आपको हमेशा वो यूज़ करनी है। उसकी लेंथ कितनी होती है? 600 mm उसकी लेंथ होती है। हम यूज़ कहाँ करते हैं? क्यूब फिलिंग में भी करते हैं, स्लम टेस्ट में भी करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग में कॉलम यूज़ किए जाते हैं उनका मेनली फंक्शन क्या है? देखो, कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर, एक वर्टिकल मेंबर है। उसमें क्या करता है? जो भी लोड आता है, मतलब पहले स्लैब में से बीम में जाएगा, बीम के थ्रू कॉलम में जाएगा और वो नीचे सीधा फाउंडेशन और सॉइल में थ्रू आउट हो जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या हुआ कॉलम का? यहाँ लोड को एक मतलब पाथवे बन गया लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में वर्टिकल मेंबर को। ठीक है। ये क्या होता है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ गायरन्स। गायरन्स क्या होता है? इनको मैं समझाने के लिए आपको पिक की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, जो सी होता है उससे जो शोर होता है उसके परपेंडिकुलर हमें इसके मतलब एक समझ लो एक दीवार जैसी बनाई जाती है, लकड़ी की होगी या कंक्रीट की होगी या ब्रिक की होगी। तो उसका मतलब जो पानी का ना फ्लो का मूवमेंट कम करने के लिए हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं इधर। तो इधर क्या लिखा है? दे प्रिवेंट एंड स्लो डाउन इरोजन एंड स्टॉप द लॉन्ग शेयर ड्रिफ्ट, दिस इज कॉल्ड नॉकआउट इफेक्ट। समझ वही हो गया कि मतलब जो स्लो डाउन करते हैं इरोजन को, नहीं तो क्या होगा? वो बढ़ते जाएंगे, जो समुद्र है वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे, मिट्टी लेते जाएंगे तो वो खराब कर देंगे। तो इसलिए हम गायरोन्स यूज़ करते हैं वर्टिक वॉल्स जो परपेंडिकुलर होती हैं शोर के।
अगर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ आइडियल सीमेंट मिक्स। जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना हो गया? 30 मिनट जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है किसी भी सीमेंट का, और जो 90 मिनट गलत लिखा है यहाँ, फॉर सीमेंट सीमेंट इट कैन बी 90 मिनट्स। मतलब अगर देखो, अगर आप कंक्रीट में यूज़ कर रहे हो तो वो 30 मिनट, अगर आप उसमें मैसनरी वर्क में यूज़ कर रहे हो तो सीमेंट वो 90 मिनट तक हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें उसका फाइनल सेटिंग टाइम, वो 10 आवर मैक्सिमम होता है, और मैसनरी वर्क के लिए 24 आवर वो हो जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ ऑफ द। अगर हम ब्रिक को एक उसकी विड्थ के हिसाब से काटें, जैसे उसकी विड्थ होती है उसके वैसे काटें उसको, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बट रीइंफोर्समेंट आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग। ये मैं आपको उसके साथ पिक के साथ भी अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ 3 टाइप की यूज़ की जाती है मेनली, स्पेलिंग, इक्विलिब्रियम और बस्टिंग। बस्टिंग की मैंने ऊपर बात की। ये देखो ये क्या है, मैं अभी बताने को बता दूँ, लेकिन तब तक आप इसको देखोगे ही नहीं ना कि कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, तो तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि स्पेलिंग क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या है और बस्टिंग क्या है। बस्टिंग का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, और ये तीनों में जल्दी वीडियो लाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, बट आर द कॉमन वेज ऑफ डिमोलेशन। कोई भी बिल्डिंग हम कुछ भी हम डिमोलिश करते हैं तो बेस्ट प्रोसेस क्या होता है? एक होता है हाइड्रो डिमोलेशन, प्रेशर बस्टिंग और डिसमेंटलिंग। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर कंडक्टिंग पुल आउट टेस्ट फॉर सॉइल नेल्स। अगर हम रॉक बोल्ट की बात करें जो टनल में यूज़ किए जाते हैं, या सॉइल नेलिंग के लिए सॉइल नेल्स यूज़ किए जाते हैं, तो हम क्यों पुल आउट टेस्ट करते हैं? पुल आउट टेस्ट करने का मतलब, पुल आउट क्या हो गया? उसको एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें पूरा फिट किया जाता है, और उसको नेल को या रॉक बोल्ट को खींचा जाता है बाहर, देखा जाता है कि उसकी अच्छी बॉन्ड बन गई है रॉक और ग्राउटिंग के साथ, जहाँ उसमें कितनी कैपेसिटी है उस रॉक को पकड़ने की। मतलब एक पूरी उसकी स्लिपेज और स्क्रीप ऑकरेंस चेक की जाती है कि वो ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ, कोई कील हम घुसा दें मिट्टी में और उसको पीछे से खींचे और चेक करें कि कितना वो उसमें रीडिंग आती जाती है, कि कितनी रीडिंग एक्सेप्टेबल है, वो सब दी होती है टेस्ट में। तो उसी हिसाब से हम चेक करते हैं कि वो जो बोल्ट या नेल जो लगा है प्रॉपर वे से लगा है, वो पकड़ के रखेगा सॉइल या बोल्ट को, तो उसको हम बोलते हैं पुल आउट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, वो एक्सप्लेन क्यूए एंड क्यूसी। क्यूए एंड केसी क्या हो गया? एक क्यूए हो गया क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूसी हो गया क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस क्या हो गया? कि आप किसी को इंश्योर करो कि हमारे वर्क की क्वालिटी। देखो पहले कोई भी काम होता है ना, उसके पहले क्यूएपी सबमिट करवाना पड़ता है, क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी। तो उसमें ही क्वालिटी एश्योरेंस देना पड़ता है कि हम ऐसा काम करते करते आए हैं, ऐसा काम हमारा अगर रहेगा, ये काम हमारा इस क्वालिटी के साथ रहेगा, मतलब उसको एश्योरेंस करना है कि ये ऐसा रहता है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है, तो जो आपने वादे किए हैं क्वालिटी इंश्योरेंस पे, तो वो कंट्रोल आप कर पा रहे हो क्वालिटी पे नहीं, वो हो गया क्वालिटी कंट्रोल। अगली बात करें, जो ग्रेड होते हैं मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, वो कौन से हैं? M5, उसकी रेशियो कितनी है? 1:5:10। M75 1:4:8। और 1 क्या हो गया? सीमेंट हो गया। 4 क्या हो गया? एग्रीगेट सैंड हो गई। और 8 क्या हो गया? एग्रीगेट हो गया। वैसे हम M10 की बात करें, 1:3:6 सीमेंट एग्रीगेट सैंड एग्रीगेट। M15 1:4। M20 1:5 3। M25 1:1 2। और बाकी M30 35 40 ये अगेन डिज़ाइन मिक्स फॉलोड। और ये डिपेंड, ये कैसे होता है? ये उस हिसाब पे डिपेंड होता है। देखो जैसा स्ट्रक्चर है, जैसी कंडीशन है, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। M30 35 और उसके ऊपर जो रहते हैं वो डिज़ाइन में आगे, बाकी ये नॉमिनल मिक्स में आपके आगे। लेंथ ऑफ फिश प्लेट। फिश प्लेट क्या होती है? देखो फिश प्लेट होती है, 2 रेल होती है ना, उनको जोड़ा जाता है, तो उधर हमने फिश प्लेट, मतलब दोनों को जॉइंट बनाने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए हम फिश प्लेट यूज़ करते हैं। इस पर एक वीडियो मैंने बनाई थी पिक्स के साथ, वो वीडियो काफ़ी अच्छी वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में अगर चाहते हो, नहीं तो कमेंट करना, अभी डिस्क्रिप्शन में शायद नहीं डालूँ, कमेंट करना, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मैंने पिक के साथ दिखाया कि फिश प्लेट दिखती कैसी है, लंबी कैसी होती है और लगाते कैसे हैं, वो सब उसमें बताया हुआ है। रेल चेयर आर यूज टू फिक्स। रेल चेयर क्या कैसे फिक्स होती हैं? डबल हेड रेल के साथ। जो रेल चेयर होती हैं उनको हम क्यों यूज़ करते हैं? जो डबल हेड रेल होती है, जिसको नीचे भी हेड होता है ऊपर भी, उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? रेल चेयर यूज़ करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, बट इट इज़ ए बट इज़ फ्लैट बेरिंग। मतलब फ्लैट बेरिंग अगर मैं बात करूँ क्या होती है? द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लैट बेरिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर वाइड रेल। मतलब फ्लैट बेरिंग किस लिए यूज़ की जाती है? जो हमारे वुडन स्लीपर होते हैं उसको, मतलब जो लोड उस पर आएगा उन पे, वो प्रॉपरली वाइड एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? फ्लैट बेरिंग यूज़ करते हैं।
अगर मैं बात करूँ हाउ वुड यू डिस्क्राइब द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या हो गया, देखो मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं कंक्रीट का, मतलब एक आपने पेस्ट बना के उसको हार्डन, मतलब हार्डन, उसकी हार्डन कैपेसिटी की उसका वॉल्यूम चेंज ना, कितना चेंज नहीं हो रहा है उसके हार्डन होने पे, वो उसकी साउंडनेस हो गया। आप ऐसे बता सकते हो कि कोई भी सीमेंट है उसका कितना वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ रहा है, कितना हार्डन होने के बाद वो वॉल्यूम सेम रहा या चेंज हुआ, वो उसकी साउंडनेस कैपेसिटी हो गई। जो क्रीपिंग ऑफ रेल कैन शुड बी चेक्ड बाय यूजिंग एंकर्स। ये जो रेलवे के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन पे मैंने अच्छी वीडियो बनाई है, पिक के साथ आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्रीपिंग होती है, ट्रेन उस पर चल रही है, वो हिल रही है, मूवमेंट्स हो रही है, क्रीप हो रही है धीरे धीरे, उसको कैसे चेक किया जाता है, एंकर होता है वो निशान डालते रहता है, जितना वो हिलेगा ना वो निशान डालते रहेगा। ये आप अच्छे से समझ पाओगे अगर आप इस पर वीडियो देखोगे, जो हमने मैं पहले बना चुका हूँ पिक के साथ, 20 क्वेश्चन है उसमें, आपको अच्छे से वो समझ आएगा अगर वो वीडियो आप देखोगे। अगला है व्हाट इज़ रिगिंग। रिगिंग क्या हो गया, अगर रिगिंग को मैं समझाऊं, आपने शिप देखी होगी ना, उसमें जो रस्सियाँ लगी होती हैं ना मूवमेंट की, मतलब शिप की मूवमेंट को चेंज करने के लिए, इधर से रस्सी इधर बांध देते हैं, उधर से उधर, उसको हम रिगिंग बोलते हैं। वैसे ही रिगर होता है जो हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये HR का क्वेश्चन आ गया। पहले ऊपर से क्वेश्चन था, ये दिख रहा नहीं है, मैं इसको बाद में बताता हूँ आपको। अगला 49 क्वेश्चन है, वट मेड यू डिसाइडेड टू बिकम ए सिविल इंजीनियर। क्या आपको बताया कि आप सिविल इंजीनियर बनते। HR का क्वेश्चन है, इसको आप अपने अपने तरीके से बता सकते हो कि आपको क्यों लगा कि आपको सिविल इंजीनियर बनना चाहिए। अगर इसका आंसर क्वेश्चन में आंसर पढ़ूँ, आई डिसाइडेड टू बिकम ए सिविल इंजीनियर बिकॉज ऑफ माई फादर who is maths teacher. As a child, he shared his love for math equations and other type of puzzle. He always asked me to look outside the box to solve each dilemma. He encouraged me to have a curious mind and always to have ये कह रहा है कि मेरे को मेरे पापा से प्रेरणा मिली सिविल इंजीनियर बनने के लिए। बाकी आप अपने ऐसा बोल सकते हो कि आपको क्यों डिसाइड किया आपने कि आप एक सिविल इंजीनियर बनो। तो अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे एक सिविल इंजीनियर बनूंगा। बस एक लाइन पकड़ ली, मतलब लाइन के लकीर का फ़कीर बन गए, जैसे बाकी चलते गए वैसे मैं चलता गया और अभी मैं इस मुकाम पे पहुंच गया। बाकी आप अगर आपको इस अच्छे से इसको जस्टिफाई करना है आंसर को इंटरव्यूअर के सामने, तो आप अच्छे से उसको बता सकते हो कि क्यों आपको पैशन था, क्यों आप सिविल इंजीनियर बनना था। ये अपने अपने पे है, क्योंकि हर एक का पैशन अलग था, हर एक की थिंकिंग अलग थी, तो अपने हिसाब से आप उसको बता सकते हो। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गैप इन रोड ऑन दिस ब्रिज, मतलब जो ब्रिज यूज़ किए जाते हैं उनमें आपने देखा होगा, थोड़े थोड़े आप देखा भी नहीं भी होगा, जब गाड़ी में चलते हो तो ब्रिज पे जब भी गाड़ी चलती है तो आवाज़ होती है ठगड़ ठगड़, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद, कोई 20 मीटर में चलने के बाद या 30 मीटर चलने के बाद एक टायर में आवाज़ होती है चलने की गाड़ी की। तो वो गैप क्यों रखा जाता है, वो होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। मतलब कभी भी क्या होता है, जो भी कंक्रीट है या स्टील है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है टाइम के साथ, तो उसको बियर करने का, अगर मतलब हम रख देंगे कोई भी गैप नहीं रखेंगे, ब्रिज ऐसे ही बन गया, तो काफ़ी ब्रिज ऐसे बने भी हैं, तो उसमें क्या हुआ है बाद में क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं और वो मतलब क्लैप्स हो जाते हैं क्रैक्स की वजह से। तो इसलिए आपको हमेशा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन की जगह ब्रिज में रखनी है। जहाँ कोई भी आप घर में स्लैब बना रहे हो, ग्रेड स्लैब नीचे है, ऊपर वाली स्लैब नहीं, उसमें जॉइंट रखोगे तो पानी नीचे बहेगा, तो स्लैब में आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना ही है 40-40 मीटर बाद। अगली बात करते हैं इंडियन रेलवे मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ इन एम्बैंकमेंट फॉर सिंगल लाइन ऑफ बोर्ड गॉज, वो कितनी होती है 6.1 मीटर, उसको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रेलवे के क्वेश्चन आपको पिक के साथ ही ज़्यादा समझ आएंगे। द डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंजन इज कॉल्ड टर्न टेबल। मतलब अब तो टर्न टेबल इंडिया में 1-2 जगह है। क्या किया जाता था, अगर इंजन की, अभी तो क्या करते हैं इंजन दूर आगे तक जाएगा फिर मोड़ काट के आएगा, मतलब दूसरे ट्रैक पे आएगा। पहले टर्न टेबल होते थे, इंजन को खड़ा किया जाता था, टेबल को घुमाया जाता था, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। अगला है द डिवाइस प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम मूविंग बियॉन्ड द एंड ऑफ रेल इज कॉल्ड बफर स्टॉप। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इम्पोर्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग। काफ़ी इफेक्टिव है सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में, अगर मैं समझूँ तो मतलब एक जो बॉडी और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसकी, अपनी रोटेशन पे। अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर के अगेंस्ट इसको, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिटरमाइन करता है सेक्शन मॉडुलस को, और जितना ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी स्ट्रक्चर के, या उसकी यील्ड स्ट्रेस हम उसे बोल सकते हैं। तो वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इसे बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सिविल इंजीनियरिंग के अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है बट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग एज ऑफ द स्टॉक एंड स्विच रेल एट स्विच हिल इज
हील क्लियरेंस। इसको समझने के लिए क्या होता है, देखो आपने जब मोड देखा होगा, जब नहीं तो कोई भी ट्रेन आ रही है वो अपना ट्रेन चेंज करती है, दोनों के बीच जो जगह बचती है ना उसको हमें हील क्लियरेंस बोलती है। अगर इस पर आप पिक देखोगे जो वीडियो में पहले बना चुका हूँ पिक के साथ, तो उसमें आपको अच्छे से ये समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ब्रिक क्वालिटी। अगर हमें ब्रिक की क्वालिटी चेक करना हो, क्वालिटी टेस्ट करना हो उसका, तो क्या क्या उसमें हो सकते हैं। देखो पहला हो गया ऑब्सॉर्प्शन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हैं। अगर हम वाटर ऑब्जॉर्प्शन की टेस्ट की बात करें तो हम क्या करते हैं, ब्रिक को 16 घंटे के लिए पानी में डुबा के रख देते हैं, फिर उसका वेट करते हैं। तो वो 20% से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए जब हमने पहले किया था। जो 20% होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, 22.5 होता है सेकंड क्लास के लिए, 25% होता है हमारी से थर्ड क्लास ब्रिक के लिए। अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसका होता है 10 न्यूटन पर mm², और बाकी हमारा हो गया 7.5 सेकंड के लिए। अगर हार्डनेस टेस्ट की बात करें तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक ब्रिक लेनी है, उसको नेल से स्क्रैच करना है। अगर उसमें निशान पड़ गया तो वो ब्रिक अच्छी नहीं है। और अगर हम साउंडनेस टेस्ट करना है तो दोनों ब्रिक को लेके एक दूसरे के साथ मारनी है। अगर उसमें स्ट्राइकिंग आवाज़ मेटालिक साउंड हुई, ऐसे आप मार के देखना, एक तो होती है फीकी सी साउंड, एक होती है ऐसे लोहे को टकराते हैं जब, वैसी साउंड हुई तो वो ब्रिक अच्छी है। और अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो फिर वही फ्लंज वे क्लियरेंस आ गया। ये जो क्वेश्चन है रेलवे के, मैंने पहले कहा पिक के बिना आपको समझ नहीं आएगा, जहाँ आपको लाइव देख के बिना जहाँ पिक के देख कर समझ नहीं आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड चेक रेल इज कॉल्ड फ्लंज वे क्लियरेंस। तो वाइड रेशो क्या होती है, ये तो काफ़ी आपने थियोरटिकल भी काफ़ी पढ़ा होगा, ये तो रटने के लिए ही पढ़ पढ़ के मर जाते थे। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। स्टॉक रेल आर फिटेड अगेंस्ट टंग क्लियरेंस। स्विच एंगल क्या होता है, जो गॉज फैक्टर स्टॉक, ये रेलवे के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ वीडियो, क्योंकि मैं इसको अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, पिक के बिना मैं आपको नहीं समझा सकता, ये आपको फोटो देखना ही पड़ेगा कि होता क्या है, फिर आपको ये समझ आएगा। उसके लिए मैं इन जो रेलवे के क्वेश्चन है उन पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो वीडियोस रहेंगी डिस्क्रिप्शन में, अभी मैं जरूर डालूंगा उसको। अगला CPM क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसमें क्या हो जाता है, एक सिंबल डायग्राम बनाई जाती है पूरी, तो उसमें दिखाया जाता है, पाथ दिखाए जाते हैं, ये सही पाथ है, इसका ऐसे काम करेंगे तो ऐसा होगा, इस पाथ से जाएंगे, तो पूरा ऐसे मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे वर्क को। एक एक्टिविटी बनाई जाती है, पूरी सिंबॉलिक डायग्राम उसकी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। तो जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है और को कितनी होती है। देखो अगर बात करें हम, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की, वो किसके होते हैं, 2 से 2.4 के बीच में हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी रहती है। अगला क्वेश्चन है, फिर रेलवे का क्वेश्चन आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेज ऑफ द स्टॉक रेल एंड टॉय ऑफ टंग इज रेल इज नोन एज थ्रो ऑफ स्पीच। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज इज 95 mm। ये रेलवे का क्वेश्चन मैं अभी इसमें नहीं बताता हूँ तो सही है, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी जाएगा और इसको मैं अच्छे से बता नहीं पाऊँगा बिना पिक के, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देता हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया बिल्डिंग का। फिर व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइक। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम जब करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, कंक्रीटिंग आता है, मैसनरी वर्क आता है, प्लास्टर वर्क आता है, फ्लोरिंग वर्क आता है, फॉर्म वर्क आता है, स्टील कटिंग और बेंडिंग। बेसिकली ये जो मेथड हर बिल्डिंग में किए जाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा तो काफ़ी होता है लेकिन ये मोस्टली देखे जाते हैं। हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कैसे करते हैं, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है कंक्रीट का। अगला क्वेश्चन है वाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में हम कंक्रीट कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखो हर जो रीइंफोर्समेंट होगी उसको जगह चाहिए, चारों तरफ से पैक होगी तो पानी उसको नहीं लगेगा, तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें इस टू प्रोटेक्ट द अगर क्रोजन और काफ़ी चीज़ों से वो रेनफोर्समेंट बची रहेगी, इसलिए हम कवर ब्लॉक यूज़ करते हैं। हम हाउ टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लेवल कैसे चेक करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं हम डंपी लेवल यूज़ करते हैं, सेपरेट लेवल यूज़ करते हैं, लेवल पाइप यूज़ करते हैं, टोटल स्टेशन यूज़ करते हैं। आजकल काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो साइट पे बेसिकली इसीलिए यूज़ किए जाते हैं हम लेवल चेक कर सकें। तो व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल। तो जो डंपी लेवल की एक्यूरेसी है वो कैसे है, वो 5 mm एक्यूरेट रीडिंग देता है, और मिनिमम इसकी स्टाफ की रीडिंग कितनी रहती है, 5 mm उसकी रहती है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो
अगला 76 क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वेट ऑफ 12 mm लॉन्ग एंड 10 mm डाया स्टील। मतलब अगर आपको साइड पे चेक करना हो कि जो वेट है 12 मीटर लॉन्ग और 10 mm डाया का, तो उसको कैसे चेक करोगे। तो वो आपको क्या करना है, एक फार्मूला रहता है D²L डिवाइड बाई 162.2, उससे हम चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यूनिट वेट जो होता है पर मीटर 10 mm वार का, वो होता है 0.60। उसको हम 12 मीटर से लंबा, मतलब एक एग्जांपल लूँगा, 12 मीटर का एक लंबा सरिया है 10 mm का, उसको हम वेट कैसे चेक करते हैं। पॉइंट यूनिट वेट आप सबको पता ही होने चाहिए, हर 10 के 8 के 12 का 16 का 20 का। अगर नहीं पता है आप फार्मूला लगा सकते हो D²L बाई 162.2, नीचे भी हो सकता है, मैं दिखाऊंगा। तो उसको हम सीधा यूनिट वेट पता होगा, 12 मीटर जितनी भी लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा स्टील का वेट कितना होगा। ये रहा फार्मूला भी लिखा हुआ है, व्हाट इज द इक्वेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। ये फार्मूला रहा D² डिवाइड बाई 162.2। तो व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। क्यूब जो टेस्ट किया जाता है उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इफ एनी कंक्रीट क्यूब फेल इन 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट 28 दिन के बाद जो किया उसमें अगर क्यूब फेल हो गया तो उसको क्या करोगे फिर। उसके बाद क्या टेस्ट रहता है, उसके बाद क्या करना है, कोर कटर किया जाता है, मतलब वहाँ से कोर कटिंग की जाती है, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, मतलब उस पर जहाँ तो वो सेंड किया जाता है लैब में, वहाँ टेस्ट किया जाता है, यहाँ खुद टेस्ट करके रिपोर्ट देखी जाती है कि कुछ स्पोर्ट सुपरविजन की वजह से कंक्रीट फिल नहीं किया है ना, जहाँ टेस्ट की वजह से, तो उसमें जो एरर्स होते हैं अगर वो एरर्स दिख गए जब कोर कटर किया तो ठीक है, नहीं तो वो कोलैप्स स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ सकता है। बट इज़ द मिक्स रेशियो फॉर M20 ग्रेड कितनी होती है, 1:1.3, और आपने ऊपर भी देखी। वट इज़ द यूनिट वेट ऑफ 12 mm स्टील का कितना होता है, 0.89 kg पर मीटर। अगर ये नहीं पता है आप कैसे निकाल सकते हो, D²L बाई 162.2। एक्सप्लेन बट इज़ फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन। फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन क्या होती है, एक तरफ की ये मैट फाउंडेशन ही होती है जो बनी किससे होती है, हॉलो मैट से, बाय ग्रिड ऑफ थिक रेनफोर्स कंक्रीट वॉल बिटवीन टू थिक रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टील। जो स्टील की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 7850 kg पर M3। और कमेंट करना सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, वो आपको कमेंट करके बताना है मेरे को कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, इन Fe 415 स्टील ग्रेड 415 क्या इंडिकेट करता है, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। द हाइट ऑफ लो कर्व, जो कर्व यूज़ की जाती है रोड के साइड बोल लो, जहाँ काफ़ी जगह कर्व यूज़ की जाती है, वो उसकी हाइट कितनी होती है, मिनिमम लो कर्व की हाइट 100 mm होती है। अगला है, द व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट, वो होता है 0.3035 M3। इसको निकालते कैसे है, आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ, अगर आपको जानना है पूरा प्रोसेस कमेंट करना, मैं बनाऊंगा वीडियो। बट द फंक्शन ऑफ ग्राउट इनसाइड टेंडन डक्ट्स, जो ये वही प्री स्ट्रेसिंग का क्वेश्चन आ गया, जो टेंडन्स हम यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेसिंग में, उस टेंशनिंग में, उसमें ग्राउट क्या हेल्प करती है ग्राउट, प्रोटेक्ट द टेंडन अगेंस्ट क्रोजन से बचाती है ग्राउट, उसकी अल्टीमेट उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, उसमें बॉन्ड बनाती है, जैसे मैंने बताया था ना, कुछ स्ट्रक्चर प्री कास्ट किए जाते हैं, कुछ साइड पे दोनों को जोड़ने के लिए हम ग्राउटिंग करते हैं, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। अगला बात करें, इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ कितनी होती है, 900 mm। मतलब मिनिमम आपको विड्थ कितनी रखनी है, 900 mm रखनी ही रखनी है। अगली बात करें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शेयर की इन डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। शेयर की क्यों बनाई जाती है, मतलब जो स्लाइडिंग या ओवर टर्निंग के फेलियर को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर की प्रोवाइड करते हैं। जो स्लोप दी जाती है स्टेयर और नीचे फ्लोर के, मतलब कितनी होनी चाहिए, 25 से 40 डिग्री। अगर 25 से 40 डिग्री के अलावा बड़ी बना दी, कम बना दी, तो चढ़ने और गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये पहले क्वेश्चन हो चुका है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम इन पंपिंग। द मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम, जो मिनिमम डाया का स्टील हम उसमें कॉलम में यूज़ करते हैं, वो कितना 12 mm का होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्यूरिंग बाय पॉन्डिंग एंड पॉलीथिन शीट्स। देखो ये दोनों का अपना अपना डिफरेंस है कि अगर उनकी डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर क्यूरिंग करते हैं, पॉन्डिंग से करते हैं या पॉलीथिन शीट से करते हैं, तो उनमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पॉलीथीन से तो पता चल रहा ही है, जब पॉलीथीन उड़ जाएगा तो उसमें भी काफ़ी रिस्क रहते हैं, और अगर पॉन्डिंग की बात करें तो उसमें एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, तो पानी लॉसेस के काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा उसमें चाहिए होता है। आगे बात करते हैं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, ये सबको पता है, 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। अगर यूनिट वेट की बात करें तो कितना होता है, RCC का 2500 kg पर M3, PCC का 2400 kg पर M3 होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वन माइट फेस बाय हैव ए कैंटिलीवर बालकनी। अगर आप कैंटिलीवर बालकनी बना रहे हो उसमें क्या आप जो फेस करते हो वो होती है, एक तो देखो एक्सेस डिफ्लेक्शन उसमें देखा जाता है, अगर उसमें प्रॉपर सरिया या नहीं जी उसकी विड्थ प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की तो उसमें डिफ्लेक्शन देखी जाती है। वीकनेस ऑफ द डेक स्ट्रक्चर, रॉट एंड वाटर डैमेज टू द इंटीरियर ऑफ द हाउस, अनइवन इनसाइड द हाउस, cannot use a balcony for grading other purpose is not designed to lift excess amount of weight। मतलब आप अगर बालकनी बना भी देते हो उसमें काफ़ी परेशानी होती है, एक तो कॉस्ट भी जाती है, फिर उसमें आपका जो डिफ्लेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। बाकी बालकनी या कैंटिलीवर बनाना कोई ठीक है, अच्छा एलिवेशन अच्छी दिखती हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं अगर उसको प्रॉपर वे से आप डिज़ाइन नहीं करोगे। तो 1 एकड़ कितने स्क्वायर फीट के इक्वल होता है? 43560 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। अगर बात फुल फॉर्म क्या होती है यूटीएम की, वो होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, हम जब ज़्यादा वाइब्रेट कर देते हैं जहाँ प्रॉपर से मिक्सिंग नहीं होती है तो एग्रीगेट अलग हो जाता है, सैंड अलग हो जाती है, सीमेंट अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सीमेंट एक्सपायर आफ्टर, 3 महीने के बाद सीमेंट एक्सपायर हो जाता है अगर उसको प्रॉपर कंडीशन में नहीं रखा गया। तो IS कोड जो यूज़ किया जाता है प्लेन और रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के लिए वो होता है IS 456। और 1 स्क्वायर मीटर कितने स्क्वायर फीट होता है? 10.76 स्क्वायर फीट के। जो व्हाट आर द स्टैंडर्ड अमेरिकन कोड्स फॉर स्टील एंड कंक्रीट? ACI एंड AISC। व्हाट इज़ द कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील? IS 800। अगर ये कोड कहाँ से मिलेंगे, लास्ट में आपको लिंक दूंगा, वहाँ से फ्री आपको कोड भी मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ 25 mm स्टील बार? 3.85 kg पर मीटर। ये मैंने क्या बताया आपको, आप कैसे निकाल सकते हो? D² L/162.2। 1 गैलन कितने लीटर होती है? 3.78 लीटर गैलन होती है। बीच टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव डैम स्ट्रक्चर। लो हीट सीमेंट यूज़ किया जाता है अगर बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं जिसमें हैवी कंक्रीट किया जाता है, और लो हीट किया जाता है, अगर हाई हीट किया जाएगा तो वो क्रैक्स आ जाएंगे उसमें। 1 किलो न्यूटन कितने किलोग्राम होता है? 1.10.97 kg। अगला क्वेश्चन है फॉर स्टील स्ट्रक्चर बट इज द परमिसिबल वर्टिकल रिफ्लेक्शन कितनी है? स्पैन डिवाइड बाय 325। 1 टन इक्वल टू कितने किलोग्राम? 1000 kg। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट कितना लोड होता है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ऊपर से फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा? सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेवल वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइन कौन सा होता है? वो डंपी लेवल। बट इज द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन बीम? EST। ये फार्मूला होता है, इससे हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट निकाल देते हैं बीम में। बट इज द मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितनी होती है? ये फार्मूला लगाते हैं, उससे हम निकाल देते हैं। बट इज द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन बीम? ये होती है 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। बट इज द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन कॉलम? 0.8% ऑफ एरिया। तो व्हाट इज मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इन कॉलम? 4%। मिनिमम बार इन सर्कुलर कॉलम शुड बी 6 नग, मतलब सर्कुलर कॉलम में 6 नग होने चाहिए। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACC? ऑटोक्लेटिव एरिएटेड कंक्रीट। अगला क्वेश्चन बट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDT? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCB? जोसेफ क्रिल बैम्फोर्ड। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? प्लेट लो टेस्ट हम किया करते हैं। रिंग एंड बॉल टेस्ट कंडक्टेड विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल? बिटुमिन पे हम ये टेस्ट दोनों करते हैं। इसमें रिंग घुसाई जाती है, ये मैं अच्छे से बताऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे मैं इन पे एक अलग अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा। विच इज़ द सेक्शन फॉर बेंडिंग कंसिडर्ड एट द फेस ऑफ कॉलम? बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइड? 12। बट आर वेरियस लिमिट स्टेजेस ऑफ स्ट्रेंथ? फ्लेक्चर, कंप्रेशन, शेयर एंड टॉर्जन। मिनिमम हुक लेंथ एज पर IS कोड 75 mm। बट इज द एक्स्ट्रा लेंथ इन बेंट अप बार्स? 0.45 into D। बट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डंपी? 5 mm। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ EGL? एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। ए फर्स्ट ब्रिक शुड अब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% से ज़्यादा उसको नहीं करना है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। मिनिमम नंबर ऑफ बार रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम कितने बार आपको? 4 बार उसमें प्रोवाइड करनी है, और सर्कुलर में 6, ये बताया मैंने आपको। बट आर द वेरियस लॉसेज इन प्री स्ट्रेसिंग? इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, स्ट्रेसिंग स्टील। वाइकेट अप्रेसिव इज यूज फॉर किसके? कौन सा टेस्ट करते हैं हम उससे? कंसिस्टेंसी टेस्ट हम उससे यूज़ करते हैं। और रिलीज जेटलर किसके लिए? साउंडनेस टेस्ट के लिए। और एक क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स आती हैं? 500। और जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कितनी होती है? 25%। द एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाय साउंडनेस टेस्ट। बट इज शेयर सेंटर इन स्टील बीम? इट इज पॉइंट और एक्सिस बिच लोड X। बट स्टड इज ए कंप्रेशन मेंबर। बट इस मॉडुलर रेशियो, जो मॉडुलर रेशियो क्या होती है? मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, दोनों में उसकी रेशियो होती है।
बट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम 12, बट आर bearing pile transfer the load to the hard strata, but is friction pile transfer the load by a surface of pile and soil. अकॉर्डिंग टू आइडियोस्कोप फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितने दिनों बाद अचीव कर लेते हैं? 28 दिन बाद। एक बैग की वॉल्यूम कितना होता है? 0.035 MQ। और मिनिमम आरसीसी लिए ग्रेड कौन सा यूज़ किया जाता है? M20। अगर स्लेंडरनेस रेशियो हम यूज़ करते हैं कॉलम की, अगर वो लेस देन 12 हुई वो शॉर्ट कॉलम होता है, और 12 से ज़्यादा हुई तो वो लॉन्ग कॉलम होता है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इनिशियल सेटिंग्स एंड 30 मिनट और 600 मिनट या 10 ओवर। रीच एटलियर किसके लिए यूज़ करते हैं? साउंड ऑफ टेस्ट के लिए। ये मैंने क्यों जल्दी बताया, ये बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आपको एक एक्सप्लेन ब्रीफली पूरी हर एक क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए, कमेंट करना है कि सर मेरे को इस क्वेश्चन पे आप अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताओ, मैं ज़रूर बताऊंगा। और बात रही कुछ क्वेश्चंस की जो रेलवे से रिलेटेड थे, उनके लिए मैं वीडियो डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उनको पिक के साथ अगर आप उन इंटरव्यू क्वेश्चन को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें बता देता, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता, आप समझ नहीं पाते। ये वीडियो देखने के बाद वहाँ पे जाओ, रेलवे के जो क्वेश्चन मैंने बना चुका हूँ आपके लिए, वो देखो, आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। थैंक यू गाइस, ये तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। ऐसी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन पे काफ़ी वीडियोस आएंगे, जॉब के लिंक आपको इस चैनल पे मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि इस पे वीडियोस मिलेंगे। ये चैनल ये डिज़ाइन फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए किया गया है, जिनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी, जॉब्स के लिंक मिलेंगे, और भी प्रैक्टिकल नॉलेज इस चैनल पर उनको मिलेगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर लेना वीडियो को अगर पसंद आएगी। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू।